की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती। सो ये गाने से तो पता चल ही गया होगा that today we are going to start off with a new chapter and the name of the chapter is agricultural sector. Okay, so क्या समझे इस गाने से? मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, सोना उगले, नॉट लिटरली गोल्ड, ठीक है? सोना इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? सोना नहीं, जब आप वीट ग्रो करते हैं और सनलाइट में जब आप वीट को देखते हैं तो वो गोल्ड जैसा लगता है, और हीरे मोती मतलब कॉटन, राइस विच इज व्हाइट इन कलर. ओके, सो दैट इज नथिंग बट हीरे मोती. क्लियर? सो मेरे देश की धरती, दैट इज द लैंड ऑफ इंडिया, इज फर्टाइल इनफ टू प्रोड्यूस वीट, राइस, कॉटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है? सो ये गाना आपको इसीलिए सुनाया गया ताकि आप स्टार्टिंग से ही एक फील लो अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ फार्मर इन दिस चैप्टर. ओके, जो रूरल एरिया में रहता है. ठीक है? सो यू आर विच फार्मर? अ फार्मर दैट रिसाइड्स इन अ रूरल एरिया. उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस चैप्टर को आप देखना तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से मालूम पड़ेगा. ठीक है? सो लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑन योर स्क्रीन. एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर. प्राइमरी क्यों? बिकॉज activities are divided into three types, or sectors can be divided into three types: primary sector, secondary sector and tertiary sector. प्राइमरी क्यों बोलते थे इसको? बिकॉज इट वर्क्स इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर. कुदरत के साथ, कुदरत की हेल्प लेके जो भी काम होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में शामिल होंगे, और वो सब एक्टिविटीज एग्रीकल्चर का हिस्सा माना जाएगा. ओके, एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, है और हमेशा रहेगा. ठीक है? ऑफ ऑल इकोनॉमीज, एज इट डज नॉट ओनली प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, fruits, flowers, but it also provides raw material to the industrial sector. मतलब ये खाली हमारी खाने की जरूरतों को पूरा करता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटीरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर इस रॉ मटीरियल पे काम करके किस में कन्वर्ट करेगी? फिनिश गुड्स में. और वो फिनिश गुड्स भी कौन कंज्यूम करेगा? हमारा. ठीक है? सो इट नॉट ओनली फैसिलिटेट्स द फूड नेसेसिटी ऑफ सिटीजन्स बट ऑल्सो हेल्प्स इंडस्ट्री टू रन इट्स बिजनेस. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है कुछ हद तक. ओके, आगे देखते हैं. इट इज यूजफुल इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन इन वेरियस प्रपोर्शंस. मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोडक्शन में काम आता है, रोजगार जनरेट करने के काम आता है, इनकम बढ़ाता है. सब जगह एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट रोल है. हम ये नहीं बोलते कि खाली एग्रीकल्चर ही इंपॉर्टेंट है, बट यस, उसकी इंपॉर्टेंस इंडिया में ज्यादा है बिकॉज इंडिया is gifted with abundance of natural resources, a good environment which is fit for doing agricultural activity. ठीक है? सो इसका ये मतलब नहीं कि इंडस्ट्री और सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है. उन पे भी चैप्टर्स बने हुए हैं. डोंट वरी, हम सब सेक्टर्स को पढ़ेंगे, कुछ भी न पढ़ा हुआ नहीं रखेंगे. ठीक है? बट वो आने वाले चैप्टर्स में उनका इंपॉर्टेंस देखेंगे. फिलहाल हमें चैप्टर 8 में किस पे फोकस करना है? एग्रीकल्चर पे. सो लेट अस फोकस ओनली ऑन दैट. ओके,
आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, सो अब हम ये समझते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर कब, कहां, कैसे, क्या रोल प्ले कर रहा है और किस कारण से इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। लेट अस सी देम वन बाय वन। फर्स्ट, it has the status of being the backbone of Indian economy. Indian economy નો કરોડરજ્જુ છે. कौन कौन जू? नहीं नहीं, एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द बैकबोन, जिसको गुजराती में क्या बोलते हैं? करोड़रज्जू. ओके, अब ये बैकबोन आप देखो आपके ह्यूमन बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके हाथ पैर सब इस टॉर्सो से कनेक्टेड है और ये टॉर्सो किस पे डिपेंडेंट है? बैकबोन पे. अगर ये बैकबोन में कुछ डैमेजेस हुए तो आपका चलना फिरना घूमना ये सब बंद हो जाएगा. वैसे ही अगर इंडियन इकोनॉमी को हमें आगे लेके जाना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? एक बैकबोन का दर्जा उसको दिया गया, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर डेवलपिंग अवर इकोनॉमी. ठीक है, वो क्यों? लेट अस सी दैट. इफ एग्रीकल्चर सेक्टर फेल्स टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, fruits and flowers, etc., it not only affects the availability of food to the citizens but also affects availability of raw material to industries, that is cash crops. तो ना ये खाली लोगों के खाने को अफेक्ट करेगा बल्कि इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल जा रहा है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी. मीन्स इट विल नॉट ओनली स्टॉप the intake of food of citizens but also stop providing raw materials to industries. तो इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ अटक जाएगा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो जाता है तो. इसीलिए इसको क्या बोला? बैकबोन बोला, क्योंकि बैकबोन फेल तो चलना फिरना घूमना सैर सपाटा ये सब फेल. वैसे ही यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर फेल तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी फेल. ठीक है, आगे देखते हैं. इन इंडिया 68.8% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज. गामड़े में रहते हैं लोग. ओके, रूरल एरियाज मतलब विलेजेस. ओके, जहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है. एज पर द सेंसस ऑफ 2011, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है. अ बिग मास गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू failure in agriculture. Okay, now understand. जब मैक्सिमम पॉपुलेशन मेरा रूरल एरिया में है तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि रूरल एरिया की सबसे बेस्ट फेवरेट एक्टिविटी कौन सी? तो आपका जवाब क्या आएगा? एग्रीकल्चर. तो डेफिनेटली मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कौन जनरेट कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर ही जनरेट कर रहा है. सो एक बहुत बड़ा मास एग्रीकल्चर सेक्टर लेके बैठा है. मास मीन्स गुड नंबर ऑफ पीपल, न्यूमरस पीपल, दे आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. और एग्रीकल्चर सेक्टर के फेल होने से एक बहुत बड़ी संख्या को असर हो सकता है अगर ये फेल हो जाता है तो. सो गांव में जितने भी लोग हैं दे ऑल आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर. और इसीलिए हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और इसी कारण से बजट में भी हर साल एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए अच्छा खासा पैसा डिवोट किया जाता है. उसका प्रोविजन वो लोग रखते हैं. ठीक है, फिर आगे देखते हैं. मोर ओवर व्हेन बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर आर नेगेटिवली अफेक्टेड तो सर्विस सेक्टर भी पीछे रह जाएगा. Service sector also faces fall in demand and income. कैसे? एग्रीकल्चर गिरा तो वो साथ में इंडस्ट्री को, सर्विस को और पूरी इकोनॉमी को भी गिराएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर मत भूलो क्या है? बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. सो एग्रीकल्चर फेल्स, इंडस्ट्री फेल्स, सर्विस फेल्स, द इकोनॉमी इटसेल्फ फेल्स, क्योंकि पूरी इकोनॉमी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे चलती है और इस स्ट्रक्चर के 3 एलिमेंट्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी.
प्राइमरी म्हणजे एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल और टर्शरी मतलब सर्विस. सो एक सेक्टर फेल तो बाकी सभी सेक्टर्स फेल, तो पूरी इकोनॉमी भी फेल. ठीक है, ऐसा होगा. अब आगे देखते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड एफर्ट्स टू इंडस्ट्रियलाइज द नेशन, बट इवन टुडे इंडिया इज नोन एज एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी. सो गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को डेवलप करें, जिससे हमारा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे थोड़ा कम हो. एफर्ट्स हैं, नो डाउट, वी ऑल शुड अपलॉड द एफर्ट्स, बट एफर्ट किसी काम के नहीं अगर वो रिजल्ट ना देते हो. तो दूसरे भाई साहब देखो क्या बोल रहे हैं, नॉट हेल्पफुल. एफर्ट्स करना काफी नहीं है, उन्हीं एफर्ट से रिजल्ट आना चाहिए जो अफसोस अभी तक आया नहीं है. और इसीलिए इंडियन इकोनॉमी इज कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इवन टुडे. ओके, चलिए आगे देखते हैं. हाउएवर इट शुड बी नोटिस्ड दैट ड्यू टू प्लानिंग एफर्ट्स dependency on agriculture for production, income, employment, export, etc. have been reduced. कहने का ये मतलब है कि जो भी एफर्ट्स गवर्नमेंट ने डाले, कौन से एफर्ट्स, प्लानिंग एफर्ट्स, मतलब प्लानिंग कमीशन was set up in 1950 and first 5-year plan started in 1951. वहां से एफर्ट मारने हमने शुरू किए और ये एफर्ट्स के कारण से डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर हैज गॉन डाउन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए अभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे उतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा तो ही इंडस्ट्री काम करती थी. अब इंडस्ट्रीज ने ऐसा बहुत कुछ मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ ना हो. ठीक है. दूसरा, इनकम को लेकर भी हमारा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम हुआ है, क्योंकि हमने इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से कमाना शुरू कर दिया है. उसके बाद जॉब के लिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे थोड़े कम डिपेंडेंट है, बिकॉज इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ने जॉब्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नाउ प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज द सर्विस सेक्टर. तो एग्रीकल्चर पे जो बोझ है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है. ठीक है. अदर देन दैट इंडिया वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर कुछ एक्सपोर्ट करता ही नहीं था. लेकिन अब प्लानिंग कमीशन के एफर्ट से, प्लान्ड एफर्ट से इनमें थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिला है ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. इसमें इंप्रोवाइजेशन देखने को मिला है, लेकिन ये इंप्रोवाइजेशंस उतने भी ज्यादा नहीं है कि वी कॉल अवर सेल्व्स एज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. नो, आज भी हमारी इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी ही है. ओके. सो आप कंफ्यूज मत होना कि पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट से अलग कैसे. नहीं, इंप्रूवमेंट तो हुआ है ना, इंडस्ट्री और सर्विस आगे तो बढ़ा है ना, लेकिन वो उतने भी आगे नहीं बढ़ गए कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बगैर काम चला ले. बिकॉज यू सी द डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट ओनली टू 4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन देयर नेशनल इनकम इज ओनली 2%, जबकि यहां पे हमारे इंडिया में वो फिगर अभी भी डबल डिजिट्स में है. और इसीलिए हम आज भी कौन सी इकोनॉमी है बेटा, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी है. ठीक है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेवलप्ड नेशंस की ये साइन है दैट दे आर एन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, दे आर अ सर्विस प्रोवाइडर नेशन. और वैसे ही जब लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, दैट इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इट इज एन एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी. ओके. चलिए, नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. ठीक है. तो एकदम प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो फिलहाल
प्रोटेस्ट चल रहे हैं फार्मर्स के। अब वो प्रोटेस्ट क्यों हैं, कैसे हैं, उसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे जो आएगा आपकी स्क्रीन पे। So this is no way of handling such an agitation. ये इनकलाब है सर, ये रेवोल्यूशन है। Thousands of Indian farmers have encircled the capital, New Delhi, protesting against the new farm bills that they say threatens their livelihoods. Thousands of farmers continue to block roads into the capital, Delhi. Indian farmers blocking roads in a protest against new laws. In September, a set of 3 laws were enacted by the Modi government as reform measures to help rid India's vast agriculture sector of archaic laws. Authorities say that the new laws will allow farmers to sell produce and boost production through private investment. But farmers usually sell their produce at government-regulated wholesale markets, locally known as mandis, where they are assured a minimum procurement price. Protesters fear the new laws will leave them at the mercy of private buyers and vulnerable to exploitation that could dictate the market price and possibly erase minimum limits. कमेरे वर्ग को लूट कर उन पूंजीपतियों की तिजोरी भर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की जो तमाम सरकारी महकमे हैं, उनका निजीकरण किया जा रहा है। जो 3 खेती मंडी तोड़ने वाले ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, जिससे खेती मंडी प्रभावित होगी, पूरा किसान मजदूर प्रभावित होगा, देश का हर वर्ग प्रभावित होगा और हमारी होंद को खतरा है। कारपोरेट जगत का हमारी जमीनों पे कब्जा होगा। Under old rules, hoarding of produce was a criminal offence. The new rules could give traders the chance to stock up food items, making it easier for them to take advantage of rising prices. But Indian Prime Minister Modi has hailed the new laws as a watershed moment which will ensure a complete transformation of the agriculture sector and empower millions of farmers. He says the farmers are being misled. ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। Farmers have long been seen as the heart and soul of India. Agriculture supports more than half of the country's 1.4 billion people. But for the last 30 years, they've seen an economic downfall. Once accounting for 1/3 of India's gross domestic product, they now produce only 15% of India's GDP, which is currently valued at $2.9 trillion. Farmers have been protesting against the laws for nearly 2 months in Punjab and Haryana states, where they have also been blocking key highways. But the protests gained nationwide limelight in November when thousands of farmers clashed with police who used tear gas, water cannons and batons against them as they tried to enter the capital before finally letting them in. Meanwhile, a meeting between Indian ministers and farmers has failed to break a deadlock over the new laws. An offer to set up expert committees to discuss the new laws has been rejected by the farmers. मीटिंग में कुछ नहीं निकलिया, सरकार दा राजा भी चर्चा करते रहो, मसला हल नहीं करना। इस करके सरकार ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਣੇ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੇ। They have vowed to continue protesting and say they won't leave until the government rolls back what they call black laws. अगर नहीं बोलेगी तो इसके तौण पे गोडा रखकर असी मनवा कर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। सो ये है आपका प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो मैंने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ अभी शेयर कर ली। एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने लॉज लाए विच विल इंप्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, दूसरी तरफ फार्मर्स को ऐसा लग रहा है कि जो नया लॉ आएगा वो हमारा बिजनेस टोटली खल्लास कर देगा और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को फ्रीडम देगा कि आके हमारे बिजनेस को तबाह कर दे। मींस स्मॉल ट्रेडर्स आर वरीड कि हम खत्म नहीं हो जाएं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कुछ अच्छा करना चाहती है फार्मर्स के लिए, तो वो अपने पॉइंट्स रख रही है। अल्टीमेटली इस लॉ में क्या भला है क्या बुरा, वी विल कम टू नो अबाउट द करेक्ट फैक्ट्स ओनली वंस द न्यू लॉ इज इंप्लीमेंटेड एंड वंस इट इज इनटू प्रैक्टिस। आफ्टर 4 years और 5 years वी विल कम टू नो अबाउट द सेम। एनीवेज, वो था सारा एग्जिस्टिंग सिचुएशन, लेटेस्ट डेटा। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक छपी थी 2015 में, तो तब प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी उसके बारे में हमें अब डिस्कस करना है इन दिस टॉपिक।
Let us see that. Present scenario of agriculture shows abnormal changes. बहुत ज्यादा abnormal changes आए हैं और आपने देखा उस वीडियो में बता के रखा हुआ है कि पिछले 30 साल में फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड. उसी ट्रेंड को हमें चेंज करना है तो कुछ नया लाना पड़ेगा. ठीक है, सो एबनॉर्मल चेंजेस देखने को मिले हैं इन द एग्रीकल्चर सेक्टर since many years. Let us see what those changes are. Agriculture sector provides much more employment, production and export income as compared to the past. मतलब पास्ट से अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को कंपेयर करेंगे नंबर वाइज, ओके, कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर कमा के दे रहा है, कितने रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर ने जनरेट किए, कितना एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर कर रहा है, तो नंबर वाइज सब में इंप्रोवाइजेशन हुआ है. और उस इंप्रोवाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं. बट ग्रोथ कैन नॉट बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स. तो हम ये भी तो देखेंगे ना कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का क्या ग्रोथ है, ताकि मालूम पड़े कि परसेंटेज वाइज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर. सो परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन हैज गॉन डाउन. लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में आप नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ रुपीज ऑफ एक्सपोर्ट्स डन, नंबर ऑफ रुपीज कंट्रीब्यूटेड टू नेशनल इनकम, रुपीज, ये नंबर ऑफ पीपल, इन सब में बढ़ोतरी है. बट यू कंपेयर सच इंप्रोवाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर विथ द इंडस्ट्री एंड द सर्विस, तो परसेंटेज वाइज वो डेटा आपके सामने नहीं आएगा. इंप्रोवाइजेशन का वो डेटा जो आएगा वो होगा डिक्लाइन. ठीक है, सो मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर प्रोडक्शन, मोर एक्सपोर्ट इनकम एज कंपेयर टू पास्ट, फाइन. लेकिन अगर आप आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, दो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, its contribution in total national income is the least as compared to other sectors. तो मैंने यही बोला था कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को आप पास्ट से कंपेयर करें, एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2005, एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2020, तो यस, numbers have increased, number of people working has increased, rupees in national income has increased, rupees in exports have increased. But when you compare this agriculture sector with the industry and service sector, the contribution in national income percentage wise has gone down. So Indian economy के point of view से अगर percentage of agriculture sector is going down in national income, exports, production, तो अच्छा है in a way कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर फटाफट ग्रो हो रहे हैं. तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारा डिपेंडेंस कम हो रहा है, जो किसी भी डेवलप कंट्री में होना भी चाहिए. ठीक है, अंडरस्टूड. सो एब्सोल्यूट टर्म्स में ये नंबर्स भले ही बढ़ रहे हो, तो एग्रीकल्चर का ओवरऑल वॉल्यूम तो बढ़ा ही है, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में व्हेन यू सी द रिलेटिव प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन कंपैरिजन विथ द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, इट इज स्टिल वेरी स्लो. इन फैक्ट इट हैज गॉन डाउन. ओके, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक किसी ने तमाचा मार दिया हो, ये जानने के बाद कि तुम मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, लेकिन नेशनल इनकम में परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन तो सबसे कम है, तो वो बेचारा यही बोलेगा ना, इट्स ट्रू, अब मैं क्या करूं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया. पॉइंट नंबर 1, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम. अब आपके सामने एक टेबल है, जहां पे टेबल है वहां पे उसको लर्न करने का टेक्निक भी तो है. सो ईयर 1950-51, 1960-61, 70-71, 80-81, 1991, 2000-2001 और फिर 2011-12. सो लास्ट में गैप 11 साल का है, बाकी सब 10-10 साल आगे बढ़ाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शुरू कहां से होगा? प्लानिंग कमीशन कब चालू हुआ था? 1950. सो उस साल से वो शुरू होगा. 50-51 से लेकर 2011-12 तक आपको 10-10 साल बढ़ाने हैं, खाली लास्ट वाले में 11 साल बढ़ा देने. ठीक है, चलो फिर से बोलो.
1950-51, 60-61, 70-71, 80-81, 1991, 2000-2001 and 2011-12. Okay. अब let us discuss on the share of agriculture in national income in percentage. Okay. प्री डेसिमल मतलब यहां पे डेटा को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक होगा डेसिमल से पहले और दूसरा होगा डेसिमल के बाद. ओके. प्री डेसिमल, लेट अस सी. बॉय, एक कहानी है लड़का और लड़की की, ठीक है, नहीं ऐसी कोई नोटी वाली नहीं है, साफ सुथरी कहानी है. बॉय, फार्मिंग थी मैं पण पैसा कमाया ने ते पण, मतलब यू टू अर्नड मनी फ्रॉम फार्मिंग. फार्मिंग क्यों? क्योंकि डेटा किसका लर्न कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो किससे होता है? फार्मिंग से होता है. सो फार्मिंग थी मैं पण पैसा कमाया ने ते पण. तो बोलो अंडरलाइन क्या किया है? ते पण, त्रेपन, 53 मतलब 53. ओके. उसके बाद गर्ल क्या बोली? हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, उसने गाना गाया हुड़ हुड़ दबंग दबंग, और फिर वो बोली लड़के को देताली, एक नहीं दो, बेताली. ओके. सो अंडरलाइन क्या किया है? हुड़ ताली बेताली. बोलो हुड़ ताली बेताली, हुड़ताली, 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 हुड़तालीस, उड़तालीस, उड़तालीस मतलब 48. ओके. और बेताली, बेताली, बेतालीस, बेतालीस, बेतालीस मतलब 42. सो हो गया 53, 53, हुड़ताली, उड़तालीस, 48, बेताली, बेतालीस, 42. ओके. यहां तक सब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. बॉय, उसने क्या बोला? बारिश हुई तो हमने छतरी निकाली, छतरी. ओके. देखो कितना खुश है, छतरी निकाल के अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है बारिश से. ओके. छतरी मतलब 36. क्लियर. उसके बाद गर्ल आई, क्या बोली? छतरी में 3 लोग नहीं आ सकते. तो बॉय भी बोला ठीक है नहीं आ सकते. तो हमने छक्के को उल्टे पांव वापस भेज दिया. छक्का देखो भागा, उल्टे पांव वापस. ठीक है. अब यहां पर 3 लोग नहीं आ सकते, सो नॉट 3. तो 36 है ना, लास्ट डेटा क्या देखा अपन ने? 36. सो 3 नहीं मतलब 2, और छक्के को उल्टे पांव वापस भेजा तो छक्का हो गया उल्टा, तो 6 becomes 9. सो 36, 3 नहीं मतलब 2 और 6 का उल्टा 9, सो 2 9 29. ओके. आपको ऐसे याद करना है इसको. उसके बाद बॉय क्या बोला? देखो अब रह गए टू टू गुटरगु, क्योंकि छतरी में 3 लोग नहीं आ सकते थे, तो छक्के को आपने उल्टे पांव भेज दिया. अब छतरी में रह गए 2 लोग, लड़का लड़की. टू टू गुटरगु, 2 2 22. ओके. अंडरस्टूड? ओके. अब फिर लड़की क्या बोली? अरे मेरे पापा ने देख लिया हमको, हम हो गए अनलक्की. अब पापा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे. देखो रूम में वो लड़की बैठी हुई है, रो रही है बेचारी, क्योंकि वो हो गई अनलक्की. अनलक्की नंबर क्या था बेटा? 13. यस, अनलक्की नंबर 13. ये आ गया. ओके. चलिए शुरू करते हैं. सो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम क्या आया? लड़का लड़की की कहानी. बॉय, फार्मिंग थी मैं पण पैसा कमाया ने तेपन, 53, 53. उसके बाद गर्ल क्या बोली? हुड़ू हुड़ू दबंग दबंग दबंग, देताली बेताली, तो हुड़ताली बेताली, 48 42. उसके बाद क्या देखा हमने? बॉय, बारिश हुई तो हमने छतरी निकाली, छतरी, 36, 36. ओके. फिर गर्ल क्या बोली? छतरी में 3 लोग नहीं आ सकते, तो 3 नहीं मतलब 2, और छक्के को हमने उल्टे पांव वापस भेज दिया, तो 6 becomes 9, so 3 becomes 2, 6 become 9, 29. उसके बाद बॉय, अब रह गए 2 2 गुटरगु, so 2 2 22. उसके बाद गर्ल बोली मेरे पापा ने देख लिया तो हम हो गए अनलक्की, घर पे बिठा दिया, अनलक्की. अनलक्की नंबर 13. ओके. अब आ गए सारे डेसिमल्स, क्योंकि अब हम पोस्ट डेसिमल देखने वाले हैं. तो डेसिमल के बाद वाली कहानी क्या है? लेट अस सी दैट. पॉइंट नंबर 1, ये बात एक लक्की लड़के ने
3 लोगों को बोल डाली हो, और शोर शराबा हो गया। एक लक्की लड़के ने 3 लोगों को ये बात बोली। सो एक मतलब 1, लक्की लड़का मतलब 7, 3 लोगों को ये बात बोली मतलब 3, ठीक है, 1 7 3, एक लक्की 3 लोग, ओके। एक लक्की लड़के ने 3 लोगों को ये बात बोली। सो एक लक्की और 3, 1 7 3। उसके बाद एक लड़का फिर छक्के से मिला तो उसको किया आधा और ऐड। एक लड़का छक्के से मिला तो छक्के को जैसे ही मिला उसने छक्के को क्या कर दिया, आधा कर दिया, और आधा करने के बाद क्या किया, उसको ऐड किया, प्लस किया। हाँ, इसका डेटा के साथ क्या संबंध है, तो अंडरलाइन क्या किया है, एक मतलब 1 अगेन, छक्के को मिला वो, छक्के मतलब 6 छक्का, फिर आधा किया तो छक्के का आधा कितना होता है, 6 का हाफ कितना होता है, 3, और फिर किया उसको ऐड 6 + 3, तो 6 + 3 इज हाउ मच, 9, ठीक है, अंडरस्टूड, पक्का हो गया। सो एक बार फिर से पूरा टेबल देख लेते हैं एट आवर कन्वीनियंस। कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, चलो बोलो कौन सा साल, 1950 51, 60 61, 70 71, 80 81, 90 91, 2000 2001, 2011 12, ओके। फिर आएगा स्टोरी, प्री डेसिमल, पोस्ट डेसिमल। स्टोरी क्या थी, बॉय क्या बोला, मेपन फार्मिंग थी, पैसा कमाया ने 53, 53 मतलब 53। उसके बाद गर्ल क्या बोली, हुड़ू हुड़ू दबंग 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 देताली बेताली, तो हुड़ताली बेताली 48 42। फिर बॉय क्या बोला, बारिश हुई तो हमने छतरी निकाली, छतरी 36, ठीक है। छतरी में 3 लोग नहीं आ सकते तो आएंगे 2 लोग, 3 की जगह 2, और छक्के को हमने उल्टे पांव वापस भेज दिया तो 6 becomes 9, 3 6 becomes 2 9, ओके। फिर बॉय अब रह गए 2 2, गुटरगु 2 2 22। उसके बाद गर्ल, मेरे पापा ने देख लिया हम हो गए अनलक्की, अनलक्की नंबर 13। फिर आ जाएंगे सारे डेसिमल। उसके बाद देखेंगे पोस्ट डेसिमल। ये कहानी एक लक्की लड़के ने 3 लोग को बताई, एक लक्की 3, 1 7 3। फिर एक लड़का छक्के से मिला तो उसको कर दिया आधा और फिर कर दिया ऐड, सो 1 6 3 9, ओके, अंडरस्टूड। आ गया टेबल, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप करो ऑन 8000770202। आई विल रिवर्ट बैक विद इन 24 आवर्स, क्लियर। तो अब हो गया आपका ये टेबल लर्न। अब करेंगे इसका एनालिसिस। एनालिसिस में आएगा इनकम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज नोन एज द इनकम ऑफ प्राइमरी सेक्टर। हमें तो मालूम ही नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर सेम होता है, वी नो। इट इंक्लूड्स व्हाट, क्रॉप्स, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, कैटल रेयरिंग एक्सेट्रा। तो मैंने कहा था हम हर वो एक्टिविटी लेंगे विच इज रन इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर, मतलब जो कुदरत के करीब रह के एक्टिविटीज हो, उससे सारे पैसे मिलने वाले हम यहाँ पे ऐड करेंगे एज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल इनकम, ओके। उसके बाद हियर वी केयरफुली ऑब्जर्व दैट, केयरफुली करना ऑब्जर्व, परसेंटेज का क्या हो रहा है देखो, 53% से रिड्यूस होके 48, 42, 36, 29, 22 एंड 13। परसेंटेज of contribution to national income is drastically going down. And why is it going down? Not because agriculture sector overall is going down. No, it is happening because it indicates speedy progress in the industrial and service sector. इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इतने आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये बोल सकते हैं हम कि हमने एक रेस शुरू करी थी बिटवीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। एग्रीकल्चर सेक्टर 5 किलोमीटर तक गया आगे, तब तक इंडस्ट्री और सर्विस सो रहे थे। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा 5 से 7 और इंडस्ट्री तब तक हो गया 0 से 10, सर्विस हो गया 0 से 9। तो अब 10 9 7 में सबसे पीछे कौन है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसका यह मतलब नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 10 to 7, नो, वो तो बढ़ा ही है, 5 से लेकर 7 तक पहुंचा है। लेकिन तकलीफ क्या हुई यहाँ पे कि इंडस्ट्री और सर्विस ने धूम मचा दी आगे बढ़ने में, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमें पीछे दिखाई दे रहा है।
इन परसेंटेज टर्म्स। ओके, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन तो उसका बड़ा ही है। क्लियर? चलिए फिर आगे देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स इशू इन इंडिया। और इंडिया में जो समस्याएं हैं वो अभी आपके सामने मैंने रखी थी उस वीडियो में, जो किसका था? फार्मर प्रोटेस्ट का था। एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट दैट इजी इन इंडिया, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू बिकॉज देयर आर अल्ट्रा रिच फार्मर्स ऑल्सो एंड अल्ट्रा पुअर फार्मर्स ऑल्सो। कितने सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये आपको मालूम ही है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो इंपॉर्टेंट भी है और इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि उसमें मैक्सिमम लोग भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस आपके वो टेबल का। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।